आज हम चर्चा करेंगे उस नैरेटिव के बारे में, एक नेगेटिव नैरेटिव जो भारत के खिलाफ हाँ, विदेशी मीडिया में सालों से चलता आ रहा है। हाल ही में कुछ इस तरह के खुलासे हुए हैं जो बहुत चौंकाने वाले थे और वो इसलिए थे क्योंकि भारत के कई नामचीन अ, जर्नलिस्ट या पत्रकारों के नाम वो एक सूची में थे और वो सूची उन पत्रकारों की थी जिन्होंने हाल ही के कुछ सालों में यूएस डीप स्टेट या एक जो यूएस का आर्म है, जो यूएस गवर्नमेंट का आर्म है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी उसे ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करती है और वो पूरे विश्व में रिजीम चेंज या तख्ता पलट की कोशिशों में संलिप्त रहता है। इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कह लीजिए शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, भारतीय पत्रकार हैं, ये काम किया करते थे। अब इनके सबके नाम बाहर आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी इनसे पैसा वगैरह भी कमाया है। तो ये जो एग्जैक्ट नंबर है वो कहना मुश्किल है, बट आंकड़ों के हिसाब से मान के चलिए करीब करीब 50 से 70 हजार पत्रकार, भारतीय पत्रकार, इन्होंने यूएस डीप स्टेट या उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल आर्म है यूएस एड, जिसके तहत यूएस डीप स्टेट पूरी दुनिया में एड के माध्यम से या एक हेल्प मान लीजिए उसके माध्यम से देशों में इंटरफियर करता था। उस ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने पैसा लिया और वो क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि वो उनका एजेंडा इन पत्रकारों के थ्रू और या इन पत्रकारों के तहत चलाना चाहते थे और इन पत्रकारों ने उनसे साठगांठ कर ली। और ये एजेंडा क्या है? ये एजेंडा है लेफ्टिज्म या वामपंथी विचारधारा का, कट्टर वामपंथी विचारधारा जिसे वोकिज्म भी कहा जा सकता है। और एक नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी खिलाफत करना या हिंदुत्व की खिलाफत करना और इसी तरह के तरीके से आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी या जिसे दक्षिणपंथी विचारधारा कहते हैं उसके खिलाफ खड़े होने की का जो एजेंडा है वो ये पत्रकार चला रहे थे। तो इसका अल्टीमेट गोल या इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य ये था, जो जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं और आप भी इसे फॉलो कर रहे होंगे, तो इनका लक्ष्य ये था कि जिस तरह से हाल ही के दिनों में हमने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना जो उनकी प्रधानमंत्री थी उन्हें कुछ ही घंटों में वहां से पलायन करना पड़ा और वो भारत आ गई और भारत ने उन्हें आश्रय दिया। तो इसी तरीके का कोई एक प्लान वो इंडिया में भी या भारत में भी चलाना चाहते थे, लागू करना चाहते थे। मगर इसी दौरान जो है अमेरिका में या यूएस में राष्ट्रपति ट्रंप इलेक्शन जीत गए, चुनाव जीतकर वो दोबारा राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने यूएस एड नाम का जो ये ऑर्गेनाइजेशन था, जो कई देशों में जिन्होंने ये कार्य कृत्य किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन को अब ऑफिस ज्वाइन करते ही उन्होंने बंद कर दिया या उसे डिसबैंड कर दिया। और ये सारे वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के समय बहुत ज़्यादा उन्होंने फ्लरिश किया या उनका सिक्का चलता था, जैसे हिंदी में कहते हैं। और इनका मेजर एजेंडा यही होता है कि पूरी दुनिया में एक लेफ्टिस्ट या एक वामपंथी विचारधारा को खड़ा किया जाए, उसे चलाया जाए और भारत या सब कॉन्टिनेंट पे उनका खास ध्यान रहता है। और क्योंकि भारत सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देश है, तो भारत पे वो खास फोकस करते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा या देखा होगा कि भारत जो है वो जो भी वर्ल्ड रैंकिंग्स होती हैं, जिस तरह से लिस्ट निकाले जाते हैं, वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इन सारे इंडेक्सेस पे भारत बहुत नीचे रैंक पे आता है, निचले रैंक
पे आता है। और थोड़ा-सा रिसर्च करने पर ये पता चलता है कि ये सारे ऑर्गनाइज़ेशन, ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और ये ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो ये रैंकिंग्स निकालती हैं, वो सभी ऑर्गनाइज़ेशंस किसी न किसी तरीके से यूएस एड से लिंक्ड हैं। और इसमें जैसे यूएसएड अब डिसबैंड हो चुका है, इसी तरीके से फोर्ड फाउंडेशन, एक और एनजीओ, वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे भारत ने अब उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो उसे छोड़ना पड़ा भारत। इसी तरीके से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, क्लिंटन फाउंडेशन, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन रैंकिंग्स या प्लेटफॉर्म्स को फंड करते हैं। तो इसी इसी वजह से जो है आप ये देखेंगे कि भारत इन इंडेक्सेस पे हमेशा बहुत लो रैंक करता है। जैसे मानिए ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि एक दुनिया में जो सबसे गरीब देश है उनकी एक सूची तैयार करता है, उसमें 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में भारत 111वें स्थान पर है। और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 159th स्थान पर है। तो ये देखते ही एक मतलब जैसे चौंकाने वाली बात है कि भारत इतने निचले स्थान पर कैसे आ सकता है। और सभी इंडेक्सेस में भारत नाइजीरिया या रुवांडा या सोमालिया जैसे देशों से भी नीचे रैंक करता है। अगर आप नीति आयोग के आंकड़े देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 2021 और 2023 के बीच में 24.8 करोड़ भारतीय गरीबी या पॉवर्टी से बाहर निकाले जा चुके हैं। और इसी तरीके से 39.3 मिलियन भारतीय हंगर से बाहर निकाले जा चुके हैं इसी पीरियड में 2021 टू 2023। ये भी नीति आयोग के ही आंकड़े हैं। तो ऐसा सोचकर भी एक चौंकने वाली बात यह है कि अगर इतना प्रोग्रेस हुआ है और इतने लोगों को इतनी मदद पहुंची है और वो गरीबी और भूख की स्थिति से बाहर निकले हैं और ये काफी बड़े नंबर्स हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत अब भी पाकिस्तान या बांग्लादेश से भी नीचे रैंक करता है इन इंडेक्सेस पे। तो बहुत क्लियर बात ये निकल के आती है कि एक एजेंडा के तहत भारत को नीचा दिखाने की कोशिश पूरे विश्व में चलती आ रही है। अगर हम मीडिया की बात करें, विदेशी मीडिया की ही बात करें, तो देखने में ये आता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट जैसे जो लेफ्ट लिबरल या लेफ्टिस्ट वामपंथी विचारधारा के जो मीडिया हाउसेस हैं, वे अमेरिका में जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, और यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में बीबीसी जो काफी प्रचलित है, आप सब जानते ही होंगे। बीबीसी कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद के दिनों से ही भारत को एक तरीके से एक सब्जेक्ट के हिसाब से पेश करता है। और ब्रिटिश राज के दिनों में भी, और जब बीबीसी की स्थापना हुई थी 1922 में लंदन में, उस समय से ही बीबीसी ने भारत को एक वैसल स्टेट या एक कॉलोनियल, एक कॉलोनी के हिसाब से पेश किया है। तो बीबीसी के खिलाफ भी अभी हाल ही के जो खुलासे हुए हैं उसमें ये सामने आ गया कि बीबीसी कई वर्षों से यूएसएड के फंड्स उसे मिल रहे थे। तो मान लीजिए जैसे एक मुहावरा है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जिनका एजेंडा सेम है, वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ आ जाते हैं और भारत के खिलाफ जो है वो एजेंडा को चलाते हैं। इसी तरह की कहानी आपको देखने मिलेगी अगर आप CNN को देखें, जो यूएस का डेमोक्रेट कंट्रोल्ड मीडिया प्लेटफॉर्म है। अटलांटिक एक मीडिया प्लेटफॉर्म है अमेरिका में, जो लिबरल लेफ्ट ओरिएंटेड है, वामपंथी विचारधारा का है। उसका कंटेंट भी अगर आप देखें तो आपको ये समझ आएगा कि वो भारत को किस तरह से हीन दृष्टि से देखते हैं।
और द गार्डियन जो एक ओपनली एवाउडली लेफ्टिस्ट वामपंथी प्लेटफॉर्म है यूके में, ब्रिटेन में, गार्डियन का कवरेज भारत को लेकर के बहुत आपत्तिजनक होता है। तो भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी औकात से ज्यादा मांगने की जुर्रत करता है। एंड ये स्पेशली पिछले 10 सालों से जो ये एक बहुत ही ज्यादा बहुत ही क्या कहते हैं, एक पुश मिला है इस तरह के नैरेटिव को, नेगेटिव नैरेटिव भारत के खिलाफ। वो इसलिए भी आया है क्योंकि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर के सामने आ रहा है। तो इस रूपरेखा को कैसे बदला जाए, इस नैरेटिव को कैसे काउंटर किया जाए, ये इन सभी विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस का या मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एजेंडा है। अगर हिंदुइज्म की बात करें तो, या हिंदू धर्म की बात करें तो उसे एक कल्ट के हिसाब से या एक पिछड़ी हुई विचारधारा के हिसाब से पेश किया जाता है, और इसे अंधविश्वास की तौर पे इसे दिखाया जाता है। अगर आप महाकुंभ का जो कवरेज है इन न्यूज़पेपर्स का या प्लेटफॉर्म्स का उसे देखें तो आपको ये पाया जाएगा कि जैसे जब उनका फोकस नागा साधुस पे होता है तो वो इस चीज पे फोकस ज्यादा करते हैं कि नागा साधुस ने अपने हाथों में हथियार लिए हुए हैं, और उससे वो इंसिनुएट करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि इन लोगों ने हाथों में हथियार लिए हुए हैं इसलिए ये वायलेंट है, या इनमें एक तरीके का आक्रोश है या क्रोध है। और इसी तरीके से वो हिंदुइज्म को एक आक्रोशित या एक क्रोधित कराने वाला धर्म मानते हैं। और इनका जो सेकंड फोकल पॉइंट है वो है कि महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन है लेकिन मिसमैनेज्ड है, यहाँ प्लानिंग की कमी है, और इस तरीके की बातें ये लिख रहे हैं। और ये ऑफ कोर्स जो स्टैम्पीड हुआ, जो भगदड़ मची, उसको ये बार बार उछालने की कोशिश करते हैं। और इसे एक तरीके से, जैसे मैंने कहा, हीन भावना से या हीन दृष्टि से एक अंधविश्वासों का जमावड़े के तौर पे इसे दिखाया जाता है। और अंधविश्वासी लोग हैं जो कि अपने पाप धोने के लिए चले गए हैं, तो इनका जो एक कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है वो इस कवरेज में बहुत साफ तरीके से निकल के बाहर आता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये जो पूरा कवरेज है ये भारत को नीचे दिखाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे ऐसा लगता है, जहां सिर्फ कास्ट सिस्टम या जो वर्ण व्यवस्था है उसे उछाला जाता है और उसे एक्सप्लॉयटेटिव बताया जाता है। सती जैसे पुराने कुरीतियों को भी उछाला जाता है, और सती की कहानी तो खैर आज आप सभी को पता है, और कि इसे किस तरह ब्रिटिश मिशनरीज ने इस पूरी नैरेटिव को चलाया और हिंदू सोसाइटी को एक तरीके से बैकवर्ड या पिछड़ा हुआ और एक रिग्रेसिव सोसाइटी के हिसाब से पेश किया, जिसे वेस्टर्नाइज होने की जरूरत है। हिंदू धर्म को या हिंदुत्व को भी एक वायलेंट रिलीजन के हिसाब से पेश किया जाता है जो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करता है। इस पूरी कहानी में मुझे नस्लवाद की बू आती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसे एनलाइटनिंग या एक स्वाधीनता को प्रमोट करने वाला सिविलाइजेशन बताया जाता है, जबकि भारतीय जो सिविलाइजेशन है उसे विदेशी या एग्जॉटिक, विदेशी, बाहरी या कोई अनोखी चीज के हिसाब से पेश किया जाता है।
या अगर उसकी स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात होती है तो उसे एक अलौकिक दृष्टि से देखा जाता है, जैसे कोई विलक्षण सी चीज़ हो, जो बाहरी है, जो हम अपना सकते हैं अगर अपनाना चाहे तो, लेकिन ये बाहरी चीज़ है और ये कई कई बहुत ज़्यादा हमसे अलग है। तो इस तरीके से भारतीय सभ्यता को दर्शाने की कोशिश होती है। तो ओवरऑल ये अम, ओवरऑल ये मतलब ये समझ आता है कि भारतीय सभ्यता को और हिंदुत्व को, हिंदुइज़्म को जो विदेशी मीडिया है और विदेशी एकेडेमिया है, इन्होंने एक नस्लवाद के संदर्भ में देखना पसंद किया अभी तक। और अब जो रीसेंट खुलासे हुए हैं, उनसे तो ये भी पता चलता है कि इसमें बहुत सारी पूँजी भी लगी हुई है वेस्ट की तरफ से। धन्यवाद।